हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत सही होंगे आप। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। आज मैं आपको SSGD का जो अपना एक 40 दिन का टारगेट सीरीज चल रहा है उसको लेकर के मैं आपके लिए 21वां वीडियो लेकर के आया हूँ। 21वां वीडियो का आप पहला क्वेश्चन आज देखना स्टार्ट करेंगे, अभी जस्ट देखना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो चलते हैं 21वां वीडियो का पहला क्वेश्चन पे। एक और बात, आज जो भी मैं क्वेश्चंस लाया हूं वो एकदम तगड़ा तगड़ा है। आप क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, उसको रोक करके बनाइए और बना करके हमको बताइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि आप 20 में कितना स्कोर कर पाए हैं। 20 में अगर आप 15 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस सेट में, 20 में अगर 15 प्लस स्कोर कर रहा है तो आप अच्छे कंडीशन में, ठीक ठाक कंडीशन में, ठीक। अगर आप 1 मिनट 15 प्लस कर रहे हैं तो ठीक है, जीडी में आपका चांस बहुत अच्छा बन जाएगा 18, 19, 20 के आसपास, ठीक है। अगर आप 17 प्लस कर रहे हैं, 18 प्लस कर रहे हैं तो वास्तव में आप बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इस बार मैं अच्छा क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं चलता हूँ बिना टाइम पास किए आगे, ठीक। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि मेरा जो भी क्लास का निचोड़ होता है मैं बता सकूं, आपको समझा सकूं। तुरंत से भाग मत जाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 12,540 की धनराशि की एक धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी तथा सी के भाग के योगफल का अनुपात 3:7 तथा ध्यान सुनिएगा, ये 12,540 रुपये बांटा जाएगा जी, ठीक है। और 3 लोगों में बांटा जाएगा। ये बोला है कि ए और बी प्लस सी, क्या बोला है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे बोला है कि ए के भाग, बी और सी के भाग के योगफल का अनुपात 3:7 है, ये 3:7, ठीक है। आगे बोला है बी के भाग और ए और सी के भाग, देखिए यहाँ पे बी का भाग और ए और सी का भाग, ध्यान सुनिएगा क्या बोला है, बी के भाग और ए और सी के भाग का योगफल का अनुपात 2:9 है। तो सी का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा। सी का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए इस बात को समझिए पहले। देखिए यहाँ पे 3 लोग भाग लिया, ए बी सी, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ए बी सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वेट इक्वल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या इक्वल करते हैं जी? वेट इक्वल करते हैं, वजन को इक्वल करते हैं, वजन। अब वजन इक्वल करने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 7 और 3 10 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जोड़िएगा तो 9 और 2 11 है इसका वजन। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। जब 3 आदमी यहाँ है, अब वही 3 आदमी यहाँ है, तो दोनों जगह वजन बराबर होगा ना जी। कि यहाँ पे कुछ और अलग वेट करेंगे तो कुछ और नहीं, दोनों जगह बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 11 है तो यहाँ हम 11 से गुना कर लेंगे, और यहाँ 10 है तो इधर हम 10 से गुना कर लेंगे, ताकि गुना करने पे 110 आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बात समझिएगा मेरा। अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान सुनिएगा कि सर 11 से गुना करेंगे तो 11 33, ए का मान 33 हो जाएगा, और 11 77, बी का मान 77 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। और बी का मान 9 दूना 20 और 9 ये हो जाएगा 9 10 के 90, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी और ए और सी का, बी का मान 20 और ए और सी का मान 90 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सी का भाग कितना होगा? तो पहले भाई अलग अलग का तो मान निकाल लीजिए। ए का मान आया 33, ठीक है। बी का मान आ गया यहाँ पे 20, ठीक है। और हमको पता है कि टोटल मिला के सर 110 है, तो सर 3 2 5, ठीक है। 53 53 7 60, ठीक है। 60 और 5 57, बात समझिएगा। ये आ गया 57, ठीक है, 57 आ गया, ध्यान सुनिएगा हमारा। तो हमें पता है, ये बोला है, ध्यान सुनिएगा कि सर 57 प्लस 20 प्लस 33 यानी कि 110 का वैल्यू, 110 का वैल्यू सर ये दे दिया था कितना, 1 2 5 4 0, ठीक है। तो मैं ऐसे देखिएगा कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट दिए, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। और 1 4 तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 यानी कि 114 हुआ। देखिए यहाँ पे एक का वैल्यू कितना आ गया, 114 आ गया। इतना गुना यानी कि एक का वैल्यू 114 आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है कि सी का वैल्यू बताइए, तो कितना कर देंगे, 114 में 57 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे इस बात को समझिएगा। हमको पता है कि 57 में या तो सर हम 114 में 57 से गुना कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि सर 19 गुने 3, बात समझिएगा, 19 गुने 3। सर पहले हम 3 से गुना करेंगे तो 14 3 42 और 3 यानी कि सर ये हो जाएगा 342 में सीधे 19 से गुना करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 19 गुना 38 के 8 हासिल 3, देखिएगा 38 के 8 हासिल 3, लास्ट में 8 एक यहाँ पे है, हो गया मेरा आंसर 10। कोई दिक्कत तो नहीं आपको?
तो इकाई अंक से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम करते हैं। तो 7 चौक 28 लास्ट में आता है, लास्ट में 8, यहाँ पे हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना करके देख लीजिएगा तो आपको 6468 आ जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा ही किया जाता है, बस इतना कंसेप्ट समझिए, वेट इक्वल करना पड़ता है, वेट इक्वल करना पड़ता है जब भी ऐसा दो इक्वेशन दे दिया रहता है। तो मैं आगे बढ़ूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैं बताता हूँ। अब इसमें तो बताया था कि ए और बी का अंतर, ए क्या पूछ सकता है, बी क्या पूछ सकता है, ए और बी का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है। प्रेम को प्रेम हो गया और एक कार्य 112 दिनों में कर दिया। ठीक है, प्रेम। ठीक है, आगे बोला है कि बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है। बेन जो है ये कार्य 90 दिनों में कर सकता है। आगे बोल रहा है प्रेम ने अकेले ही कार्य शुरू किया और बेन को कितने दिनों के बाद उसके साथ शामिल होना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए, बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे आप बनाने में। ठीक है, लेकिन मैं जिस तरीका से बताऊंगा उस तरीका को देखिए। ठीक है, अगर ट्राई करना है तो कर लीजिए, आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। उसके बाद मैं फिर से वापस आऊंगा जब आपके सामने, तो मैं बनाता हुआ मिलूंगा आपको। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, हमें पता है कि सर इसको काटेंगे तो सर ये कट जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 45 और सर ये आ जाएगा 56। ठीक है, सर प्रेम का वैल्यू आ गया 45 और बेन का सर वैल्यू आ गया 56। बस समझिएगा, ये क्या आता है, ये इफिशिएंसी का अनुपात आता है, क्षमता का अनुपात, इफिशिएंसी का अनुपात आता है। ठीक है, तो प्रेम का और बेन का क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। प्रेम का निकालिए 45 और बेन का निकाल है 56। ये बात आप प्लीज मत भूलिएगा। आगे बोला है, सुनिएगा, अगर मैं टोटल वर्क का बात बोलूं तो यहाँ से निकल सकता है 90 गुने और बी का मान रख देंगे तो 56। ठीक है, टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं कि सर टोटल वर्क है कितना। सर टोटल वर्क जो है, बात समझिएगा, टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा 90 गुने 56। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा, यही काम क्या बोला है, देखिए ये क्या बोला, बोला है कि बेन को कितने दिनों के बाद शामिल होना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या बोला, प्रेम अकेले ही कार्य शुरू करता है। प्रेम जो है वो पहले काम शुरू कर देता है। ठीक है, और काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 56 दिनों में। तो कहीं ना कहीं प्रेम 56 दिनों तक काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। देखिएगा, तो प्रेम का एफिशिएंसी है 45, तो कहीं ना कहीं सर 45 गुने 56 काम हो गया होगा। ठीक है, और प्लस बेन जो है, बस बजेगा, बेन जो है अब काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बेन का एफिशिएंसी है कितना, 56। और मान लेते हैं कि बेन जो है डी दिनों के लिए काम किया। ये बात समझिए, बेन जो है डी दिनों के लिए काम किया, सर ये 56 की एफिशिएंसी से काम करेगा और डी दिनों के लिए करेगा। ठीक है, ये डी दिन है, ये काम डन, ये काम करेगा इतना दिन। ठीक है, आपसे पूछेगा कितना दिनों के बाद जुड़ेगा, अर्थात काम नहीं करेगा, बस समझिएगा। ठीक है, ये काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि सर ये 90 गुने 56 है। ये ध्यान सुनेगा, ये 56 है यहाँ पे भी, ये 56 यहाँ पे भी, ये 56 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर 56 कॉमन करेंगे तो 56 कट जाता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बस समझिएगा हमारा। तो यहाँ 90 आ गया, तो 90 गुने 1 90 और ये 45 आ गया, 45, ये 90 में से 45 घटेगा तो डी का मान आ जाएगा 45। बस समझिएगा हमारा, जब डी का मान 45 आ जाएगा, हालांकि गुना भी काटते भी नहीं फिर भी चल जाता है, सर हमको पता है डी का मान 45। तो अब बताइएगा, काम पूरा हो रहा है 56 दिनों में। ठीक है, और ये 45 दिन काम किया। अगर हमसे पूछता है कि बताइए ये बेन जो है कितना दिन काम किया, तो 45 दिन काम किया, तो कितना दिन काम नहीं किया। टोटल काम जब 56 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो सर 56 दिन टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, 45 दिन में काम किया ही था, तो 11 दिन नहीं किया था, तो यही 11 दिन नहीं किया है। बात समझिए, नहीं किया काम, इसी को बोला जाता है कि काम इतना दिनों के बाद ज्वाइन किया। अगर हम किसी काम को कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करते हैं, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं उतना दिन, यही काम है, काम नहीं किया वाला ही आंसर हो जाता है। तो काम, ये देखिए क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे बेन को कितने दिनों के बाद उसके साथ शामिल होना चाहिए, तो वही है 11 दिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि कितना दिन काम किया था। मैं आगे बढ़ूं, ये पूरी बात आपके सामने रखा हुआ है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 नंबर आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को समझिए, ये सीआई का क्वेश्चन है, बहुत सही है, आप इसको बना करके देखिए तो पता चलेगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 30,720 रुपए की एक निश्चित राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने प्रतिशत पर 1500 रुपया हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, देखिएगा यहाँ पे बात से। देखिए, एक तो अप्रॉक्स से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अप्रॉक्स अगर आपको आता है अच्छे ढंग से तो आप बना सकते हैं, वरना आपको दिक्कतें होंगी। बात समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं अप्रॉक्स से। एक तो अप्रॉक्स तरीका आप बना के देखिएगा, ठीक है, सक्सेसिव वाला से लगा के। और दूसरा तरीका मैं बेसिक से बता देता हूँ कि सर ये कैसे लगेगा। हमें पता है, कुछ बातें हम बताए थे आपको डिफरेंस वाला, ठीक है, कि जब 2 साल का जब सीआई के बारे, जब 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर के बारे में बात होता है, तो हमको पता है सर कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो क्या होता है, P × R/100 का स्क्वायर। ये बात हम बताए थे आपको। ठीक है,
आदम जमाने में। फिर हम बताए थे कि 3 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, बात समझिएगा, सीआई एसआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है, ये सीआई एसआई के डिफरेंस को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डी बराबर होता है पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300 प्लस आर बाई 100। ये बात आपको भी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। इसको भी कई कितना आदमी बोलता है कि डी पाई पी इक्वल टू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300 प्लस आर बाई 100, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इसी को ये कहा जाता है, ठीक। हम इसी पे आज क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्यों? क्योंकि 3 साल की बात कही गई है, 3 साल वाला ये बात हम बता दिए आपको, ठीक है। कोई दुख दर्द परेशानी नहीं हो रही। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, आप बना करके तो देखिए, आपको लग जाएगा। बोलिएगा सर ये सब ज्ञान काहे दे रहे हैं? ज्ञान देना जरूरी है, नहीं देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिएगा यहाँ पे तो हमें पता है, ये तो आप अपना बनाइएगा जी, ठीक है। हमें पता है कि सर ये वाला फॉर्मूला बनाना डिफरेंस कितना है सर, तो देखिए लिखा है 30,720 रुपए के एक निश्चित राशि पर, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 3 वर्ष का, तो ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने प्रतिशत पर? 1500 हो जाएगा, ये डी हो गया, ठीक है। तो सर डी का मान है 1500, सर डी का मान है 1500, ठीक है। सर हमारे पास ना पी का मान दे दिया है 307, ठीक है, 20, ठीक है, ये बराबर सर ये आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस आर बाई 100, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम कह सकते हैं क्या, ये प्लीज इस बात को समझिएगा कि 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। अब हम 6 से काटेंगे, जब 6 से काटेंगे तो ये 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हम 6 से काटेंगे तो 6 × 35 और ये हो जाएगा 512, ठीक है, ये 512 आया। कुछ दिख रहा है क्या कि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है? कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो मुझे कुछ ऐसा पुट करना होगा यहाँ पे आर का मान, तो आप इक्वेशन से आप पुट करवा करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात, ये इक्वेशन में ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन से पुट करवा के आंसर ला सकते हैं, इसका आंसर तो यही आएगा, हमें पता है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ कैसे बनाना है बेसिक से। तो बेसिक से क्या करेंगे हम, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा समय ले रहा है जानबूझ के, ये क्वेश्चन अच्छा का प्रश्न निकाल दिए है ना। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जो आर को मान लेते हैं वो हम मान लेते हैं 100/x, ये आर का वैल्यू मान लीजिए, आर का वैल्यू 100/x आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर जहां जहां 100/x रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 25/512 इक्वल टू, ठीक है, 100, ठीक है। ये आर का मान कितना रखेंगे 100/x अब गुना 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 300 प्लस आर का मान है 100, ठीक है, अब बटा x, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा जी, बटा में हो जाएगा 100। ये बात को ध्यान में रखिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/x यानी कि 1/x² हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25/512 इक्वल टू हो जाएगा, बात समझिएगा, 1/x², ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 300x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 300x प्लस 100, ठीक है, बटा 100x, बात समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 100x, ठीक है। ये बात को समझते रहिएगा बस। ये देखिए ये 00 से ये 00 कट जाएगा, मैं बताया था ये तरीका, और ये भी 00 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए कैलकुलेट करने के लिए, तो हो जाएगा 25/512 इक्वल टू, ठीक है। ये देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/x², ठीक है, 1/x² नहीं x³ कर लेते हैं, ठीक है, x³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करिएगा तो ये क्या है x + 1, ये 3x + 1, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 3x + 1, ठीक है, ये समझिएगा। अगर हम यहाँ पे रिलेट करें तो x³ बराबर 512 है तो x का मान 8 आ जाएगा, x का मान मेरा 8 आ जाएगा। जब x का मान 8 आया, बात समझिएगा मेरा, जब x का मान 8 है तो 18 की 24 से 25, ये सेटिस्फाई करवा रहा है मेरा, तो x का मान 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8 रखिए, यहाँ पे तो 100/8 जब रखिएगा, 100/8 रखिएगा r के लिए तो हमारा मान आ जाएगा 16×2/3, अर्थात 16 + 2/3 भी इसे हम कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मेरा आंसर है। देखिए ये बहुत ये मैं आराम से बताया हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप अप्रॉक्स से बनाएंगे तो काफी बना सकते हैं, अप्रॉक्स से तो एकदम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा IQ चाहिए। बाकी बेसिक में इतना बात बता दिया आपको, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं बनेगा बेसिक से, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि एक बेईमान डीलर है, ठीक है,
बेईमान वाला बात बताए थे कि आपको बस ध्यान रखना होता है बेईमान दुकानदार में कि कितना पैसा आया और कितना गया। बस इस बात को ध्यान रखिए कि मेरा कितना लगा और लिए कितना, बस दो चीज ध्यान रखिएगा। अपने आप को कुछ समय के लिए बेईमान दुकानदार यानी कि दुकानदार मान लीजिएगा, ठीक है। हाँ बेईमान है आप, हमें पता है, टेंशन मत लीजिए। बोला है कि एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है। बोलता है, बात समझिएगा, कि हम 100 रुपए का सामान खरीद के लाए हैं और हम 124 में बेच दिए। ये बड़ा अच्छा बनने का ढोंग करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। लेकिन किया क्या, 200 ग्राम वजन की जगह 100 ग्राम दे रहा है। इसका पैसा जा कितना रहा है, 1 रुपया जा रहा है। बात समझिएगा, 100 ग्राम से 200 ग्राम 1 रुपया जा रहा है। देखिए ये 100 ग्राम से 200 ग्राम अगर देगा तो ये ना जाएगा, हम नहीं कह सकते 0 से 0 काट के डबल 0 से, हम कह सकते हैं कि 1 रुपया जा रहा है, ले कितना रहा है, 2 रुपया ले रहा है। बात समझिएगा हमारा, यानी कि 100 रुपया गया इसका और लिया कितना, 1 मिनट 24% की हानि है ना जी, हानि है यहाँ पे, हानि का मतलब कमी होगा। बस समझिएगा हमारा, हानि का कमी होगा, ठीक है। ये 76 हो जाएगा, ठीक। 76 गुना कितना हो जाएगा, 152। हमें कितना हो जाएगा, 52% का प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस बेईमान दुकानदार में इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक तरफ देखा जाता है कि कितना गया है और एक तरफ देखा जाता है कितना आया है। बस यही दो चीज एक देखिएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आगे बढ़ूँ, ये 52% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कार्यालय जाते समय रमेश की औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम सबसे पहले फिर बोला यदि वह 1/3 दूरी, तो मान लेते हैं 1/3 दूरी, अगर टोटल डिस्टेंस 3D था तो ये पहले डी गया, ठीक है। 1/3 दूरी और 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये डी गया था 48 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से तय करता है, तो शेष दूरी की उसकी गति कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। बात समझिएगा हमारा। अगर हम ये क्वेश्चन आप चाहें तो पहले बना सकते हैं, आराम से बना लीजिए, ठीक है। फिर आइएगा वापस से तो मैं मिलूंगा आपको। तो हमें पता है कि सर एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। या फिर एक मैं ऐसे कर सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस बटा S1 बटा T1, सॉरी D1 बटा S1, क्या होता है जी, D1 बटा S1 प्लस D2 बटा S2, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये बात आपको सर बताए होंगे। तो मैं कह देता हूँ कि सर एवरेज स्पीड जब 54 था तो 54 लिख दिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस सर D है तो D लिख दिया, ठीक है। पहले वो 1/3, मतलब कि अगर टोटल 3D था, बात समझिएगा, अगर पहले टोटल 3D था और मेरा पहले टोटल 3D था डिस्टेंस, ठीक है, और मेरा टोटल पहले 3D था, तो अब डिस्टेंस ये D गया है और D कितना के स्पीड से गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, ठीक है। अब मैं जो मेरा जो शेष दूरी हो गया, क्या बोला कि शेष दूरी के लिए उसकी गति ज्ञात करें। हम शेष दूरी को मान लेते हैं कि 2D बचा, 2D मेरा शेष दूरी है, ठीक है। अब बटा ये जो जाएगा हम मान लेते हैं कि x के स्पीड से जाता है, कितना के स्पीड से, x के स्पीड से। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, तो अगर मैं इसी को केवल सॉल्व करूँ इतना, तो हम कह सकते हैं कि नीचे हो जाएगा सर 48x, ठीक है, ये हो जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा 48 गुना 96D, ठीक है, ये हो जाएगा 96D और ऊपर हो जाएगा 3D, ठीक है, ये हो जाएगा 3D। अब ये वाला ऊपर आता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 54 बराबर ये 3D इंटू 48x, ठीक है, बटा ये देखिएगा तो यहाँ से हम D कॉमन कर सकते हैं, D इंटू x प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 96 हो जाएगा। अब हम D से D काट देते हैं, ठीक। अब यहाँ D से D कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे तो 3 से 48 54 करता है, ठीक है। अब 6 से काटेंगे तो 36 के 18 और 6 8 48 करता है। बात समझिएगा हमारा, ये कैलकुलेट करता है। अब गुना करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि सर 3x, बात समझिएगा आपका, ये हम कह सकते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3x प्लस 96 गुने 3, यानी कि ये 96 गुने 3 ही रहने देते हैं, ये 96 गुने 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 8x, ठीक है। अब ये 8x में से 3x घटाएगा तो 5x हो जाएगा। बात समझिएगा हमारा, हम कह सकते हैं कि 96 गुने 3 बराबर 5x, एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 6 18 के 88 लगे 9 3 27 1 28, ठीक है। ये इतना बराबर हो जाएगा 5x, ठीक है। ये बात को समझिएगा, यही वाला यहाँ पे लिखे हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूँ कि जब x का मान निकालिएगा तो सर 50 25 3 8 5 7 35 3 0 5 6 30, यानी कि 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा स्पीड, जो शेष दूरी तय करेगा, ठीक है। ये बात समझिएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, ये बात आपको जानकारी रखनी होगी, वरना क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको इसका लेवल पता चल जाता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए
अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोले तो क्या जितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेकर के आया है ना कि आपका एकदम अंदाजा लगा देगा कि आप कितना पढ़ने में ठीक है। ये आपका आईना एकदम दिखा देगा कि देखो वो आप ऐसे दिखते हो। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। देखिए जी, बोला कि एलसीएम जो है HCF का 24 गुना है, HCF का 24 गुना है। बात समझिएगा मेरा, अगर ये 1 होगा तो ये 24 होगा। आगे बोला है कि उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 400 है। बोला है कि उनका एलसीएम और HCF का योग जो है, एलसीएम और HCF का जो योग है, बात समझिएगा, वो 400 है, वो 400 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर इनका योग 400 है, अगर इनका योग बोला है कि 400, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, एलसीएम और HCF को जोड़ा जाए तो ये 400 है। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 1 25, 25 का वैल्यू सर 400 दे दिया है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16, एक का वैल्यू 16 आ जाएगा। अर्थात मेरा एलसीएम 16 हो जाता है और HCF 24 गुने 16, 24 गुना 16 यानी कि 16 चौका, देखिए यहाँ पे 24 गुना 16 ही रहने देते हैं। चलिए कर दे क्या, और 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 दुना 32, 32 6 38 यानी कि 386 हो जाता है। अब बात समझिएगा हमारा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है कि सर एलसीएम आ जाता है 386 और HCF आ जाता है 16। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोला है कि जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था कि इसका HCF ज्ञात करे तो 16 ज्ञात करिएगा, अगर इसका एलसीएम ज्ञात करे तो 386 ज्ञात कर दीजिएगा, पहली बात। अब आगे बोला है कि जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी कि सर विभाजित यानी कि भाजक दे दिया है, भाजक कितना दे दिया है, 6। ठीक है, अब आगे बोला है 6 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 आता है, यानी कि भागफल भी आ गया, भागफल आ जाएगा 7। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, अब भागफल आया 7 और शेषफल 6 आता है। सर शेष भी दे दिया है, शेषफल आपका 6 आ गया। बात समझिएगा हमारा। अब क्या है सर, ये एक संख्या दे रहा है कि एक संख्या ऐसा होगा। ठीक है, एक संख्या ऐसा होगा तो वो संख्या भी आपसे पूछ सकता है। तो वो संख्या क्या होगा जी, हमको पता है कि सर संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर होता है क्या, ये देखिएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है जी, भाजक, ये बात याद रखिएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए ये छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि भाजक 6 है, ठीक है, भागफल 7 है, 6 गुने 7 है, ठीक है, और शेषफल जो है मेरा 6 है। ठीक है, तो 7 42 6 48, यानी कि मेरा जो एक संख्या आया वो आया 48। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मैं इसको मिटाऊंगा। एक संख्या जो आया मेरा 48 है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा संख्या आ गया है 48, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मेरा संख्या जो आया 48 है, ध्यान सुनिएगा, एक संख्या आ गया मेरा 48। आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या निकाल के बताइए, क्या पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये पूछ लेता, और चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी संख्या ज्ञात करके दूसरी संख्या क्या होता है। अब आपको पता है कि सर एलसीएम गुने HCF बराबर A इंटू बी होता है। क्या होता है जी, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो हमको पता है कि सर एलसीएम आपका 386 है और HCF सर आपका 16 है और पहली संख्या मेरा 48 है सर, और दूसरी संख्या हम ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। तो सर सोचिए 48 और 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ पे फिर 2 6 हो जाएगा तो 3 8 24, यानी कि ये तो गड़बड़ हो जा रहा है जी, 3 से तो कट ही रहा, कट रहा है शुरू से पूर्णतः। ये सोचती है ये 48 कटा, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग भाई, कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या। अगर मैं करूँ तो 7 42 6 से विभाजित करने पर 7 42 42 6 48 एकदम सही है। ये गुना करने में तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 24 गुने 16। अच्छा कोई बात नहीं, मैं गुना नहीं करता, एक काम करता हूँ, हमें पता है ऐसा, ये जो होगा ये 24 गुने 16 होगा मेरा एलसीएम, 24 गुना 16 होगा, क्योंकि ये बोला था इतना गुना, ठीक है, और ये 16 है जी। अच्छा जी, यही गड़बड़ कर लिया था, ठीक है, और ये एलसीएम है और ये HCF है, और पहली संख्या मेरा 48 आ गया था, ठीक है, और गुने बी, ये 48 हो गया, ठीक है, 3 है, और ये 3 8 24 आएगा। देखिए 16 8 28 है, यानी कि दूसरी संख्या जो आया मेरा वो 128 आ गया। अब ये कैसे आ रहा है, हाँ कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ किए थे ना, बोलना नहीं चाहिए आपको, बोलना होता है। हाँ ये 128 है, बस समझिएगा, ये दूसरी संख्या आपका 128 है। अब आपसे ये भी नहीं पूछा है, बहुत टेढ़ा है एकदम, बोला है कि दी गई दो संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करिए। बात समझिएगा, तो ये दो संख्या है, अगर इनका अंकों का योग पूछेगा तो आप बताइएगा कि सर 8 8 16 के 6 हासिल 1, अब 12 4 16 117 176 हो जाएगा सर अंकों का योग।
लेकिन ये भी नहीं पूछा है, ये योग नहीं पूछा है आपसे इसका, दोनों संख्याओं का अंकों का योग पूछा है। तो 7, 6, 13 और 1 14, 14 गया डॉग आंसर। देखिए कितना जा करके नीचे तक क्वेश्चन पूछा आपसे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि आपका रूह कांप जाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सोचते रहेंगे पेपर में कि क्या बना है क्या नहीं बना, छोड़ के भागना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब आपको पता चल पा रहा होगा कि क्वेश्चन कितना खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, सेम चैप्टर से मैं आगे बढ़ूँ। देखिए आगे चलते हैं। बोला है ये भी क्वेश्चन बना करके देखिए, सर्कुलर ट्रैक का है, 7वां नंबर क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसका हिसाब नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या बोला, बोला कि राम और रमेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। देखिए राम है, ठीक है, राम है, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक, यहाँ पे राम है, ठीक है, राम है और रमेश है, ये रमेश है, ठीक है। बोला है कि राम और रमेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और 40 सेकंड से जीत जाता है। कौन जीतता है? राम जो है ये 40 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। राम और नरेश ये भी 2 किलोमीटर तक दौड़ता है, ठीक है, नरेश, ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर तक दौड़ता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। बात समझिएगा जी, कौन कौन जीता है जी? राम और नरेश, ठीक है, राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और 650 मीटर से जी जाते हैं। देखिए राम और नरेश ये 650 मीटर से जी जाते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा भाई आपको कि कौन किससे क्या जीता क्या नहीं जीता? ऐसे करने से थोड़ी होता है, पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से लिख करके समझाता हूँ, ठीक है, बस समझिएगा। मैं जीतने का मतलब बोल दूंगा कि जीतने का मतलब ये घेर देते हैं हम आपको, घेरा हुआ मिलेगा, जीता हुआ, ठीक है, और हरा हुआ को मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। ये बात सुनिए मेरा, बोला कि राम और रमेश, मैं लिख के शुरू से करूँगा, चलिए आगे से लिख के चलता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि राम लिख दे, ठीक है, बोला कि राम और रमेश लिख दे, ठीक, कोई दिक्कत। बोला कि राम और रमेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और 40 सेकंड से जीत जाते हैं। कौन जीता है जी? राम 40 सेकंड से जीता है, यानी कि राम जीत गया है, ठीक है, और 40 सेकंड से जीता है, ठीक है, 40 सेकंड से जीता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा जी? इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा ये 40 सेकंड होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, 40 सेकंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोला है कि राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। राम और नरेश भी है, ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर तक दौड़ता है, ठीक है, वो भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। कौन जीतता है जी? राम 650 मीटर से जीत जाता है। किससे? नरेश से। ये बोल रहा है कि ये इससे नरेश से 650 मीटर से जीत जाता है। आगे बोल रहा है राम और नरेश 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीता है जब रमेश और नरेश समान दूरी के लिए दौड़ते हैं। जब नरेश और रमेश समान दूरी के लिए दौड़ते हैं तो 25 सेकंड से जीत जाता है। कौन? रमेश। तो रमेश जो है 25 सेकंड से इससे जीत जाता है। बात समझिएगा, रमेश जो है इससे 25 सेकंड से जीत जाता है। अब बात समझिए यहाँ पे, देखिए अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनिएगा, कि नरेश से 25 सेकंड से ये जीता है। कौन? रमेश। रमेश से 40 सेकंड से ये जीता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में अगर हम पूछेंगे कि नरेश जो है राम से कितना सेकंड से हार रहा है, तो आप बोलिएगा सर कि 25 सेकंड और 40 सेकंड, यानी कि 65 सेकंड। और 65 सेकंड से हारा है कौन? नरेश। और 65 सेकंड में कितना दूरी वो तय कर रहा था? 650 मीटर से भी हार रहा था। ये बात बहुत डीप है, आप बार बार इसको पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहां से पता चला कि 1 सेकंड में, बात समझिएगा हमारा, 1 सेकंड में ये 10 मीटर चलता है नरेश, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि नरेश या कोई भी इंसान था वो 2 किलोमीटर दौड़ रहा था, अर्थात यहाँ 200 से गुना कर देते हैं तो 2 किलोमीटर बन जाएगा, यहाँ पे 200 सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि नरेश जो है 200 सेकंड में ये कितना गया था? 2000 मीटर दौड़ रहा था। बात समझिएगा, जब हमें पता चला कि नरेश जो है, बात समझिएगा हमारा, नरेश जो है 200 सेकंड में ये पूरा दूरी तय कर रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि रमेश कितना टाइम में पूरा दूरी तय कर रहा है। तो इससे ये 25 सेकंड कम करिएगा तो रमेश का आ जाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं कि रमेश कितना दूरी में करेगा, तो 175 सेकंड आप कर सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे रमेश के बारे में नहीं पूछा हूं, या क्वेश्चन आपसे रमेश के बारे में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय दिया गया है। राम द्वारा
हमें पता है कि सर अगर 175 है और इससे ये 40 सेकंड कम दे रहा है तो 40 सेकंड और घटा देते हैं सर, यानी कि 135 सेकंड में राम दौड़ जाएगा। और 135 सेकंड को क्या कहते हैं, 2 मिनट 15 सेकंड, 2 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यही राम जी दौड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। यहाँ पे 2 मिनट 15 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 और 15 हो गया 135, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, प्लीज बार बार आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक। और ये रहा आपका क्वेश्चन में दम, कि कितना दम वाला क्वेश्चन था। मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आपको आपके पास आ जाता है 8। बोला है कि एक परिवार में, क्या बोला है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। आपको पता है कि 6 सदस्य है और सबका औसत आयु 25 वर्ष था, यानी कि 6 गुने 25 टोटल एज अभी का होगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है यदि सबसे छोटे सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य की जन्म से ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु ज्ञात की थी। क्या थी ये पूछा आपसे। भाई अगर 4 साल का कोई बच्चा है, बस समझिएगा मेरे पास, अगर 4 साल का कोई बच्चा है और 4 साल वो पीछे जा रहा है, तो केवल वो थोड़ी पीछे जा रहा है, 6 सदस्य भी पीछे जा रहा है, तो 6 गुने 4 पीछे जाएगा, बस समझिएगा। इसमें से घट जाएगा 6 गुने 4, ठीक है। क्या घटेगा मैं बता दिया। अब 6 गुने 4 जब पीछे चल जाएगा, जब 4 साल पीछे चले जाइएगा, तो आपको पता है कि बच्चा का जन्म हुआ था, एक बच्चा जो 4 साल का था, तो उसका अब 0 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि अब लोगों की संख्या कितना हो गया सर, 5 आदमी, क्योंकि 6 था, अब पीछे 4 साल जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 25 छक्के 150, ये 150 में से सर 24 घटा दीजिए और बटा कर 5 कर लीजिए, यानी कि सर ये आ जाएगा आपका, ये 126 हो जाएगा और बटा 5। ऐसा कि हम बताया ये गुना 2 और गुना 2 कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 के 2 हाथ से ले, 12 9 24 25 और बटा में 10, यानी कि 25.2 हो जाएगा एवरेज एज 4 साल पहले। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 साल पहले परिवार का जो औसत आयु होगा वो 25.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक। मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि cot x बराबर 9/17, तो cosec स्क्वायर x का मान ज्ञात करें। भाई देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को मैं समझा रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब एक और होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या यही वाला बात है यहाँ पे, क्या यही रिलेशन है यहाँ पे, बिल्कुल यही रिलेशन है। तो बस हम वैल्यू पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बात को सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लीजिए। एक और बात मैं बता देता हूँ, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब साइन हो गया, कॉसेक हो गया, तो एक होता है सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है, ले लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें पता है कि सर हमें इस फॉर्मूला में बनाना है, तो बाकी सब चीजों को मिटा देते हैं, ठीक। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कहेंगे सर तो हम कह सकते हैं कि सर कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करिएगा, 1 प्लस और कॉट एक्स का वैल्यू 9/17 है, 9/17 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 है, 17 का स्क्वायर 9 289, यानी कि 1 प्लस 81/289 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से हो गया मेरा आंसर। या फिर मैं ऐसे कह सकता कि 289 में 81 जोड़ के बटा 289, ऐसे भी आंसर होता है। तो ये बातें मैं आपको समझा दिया, अब इसको आप याद करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बोला है कि कितने समय में, वर्षों में किसी धनराशि को 6% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मूलधन 40% बढ़ जाएगा। मतलब कह रहा है कि आप कितना रुपया लगाइएगा कि 40% रेट बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानिए। जब आप प्रिंसिपल को 100 मानिएगा तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा 40। और आपको पता है कि सर ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटा 100, ठीक है। और एसआई का मान 40 दे दिया है और प्रिंसिपल का मान 100 दे दिया है, ठीक है। और रेट का मान 6 दिया है और टाइम का मान T हम मान लेते हैं, बट्टा में 100 कर लीजिए, ठीक है। टाइम ही ना पूछा है, ठीक है। बोले कि कितने समय में, हाँ ठीक है, टाइम पूछा है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हमें पता है कि सर 100 से 100 कट गया, अब आंसर हो जाएगा 40/6। तो T का मान आ जाएगा 40/6। 40/6 का मतलब होता है
6.2/3, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये आप काट के देख लीजिएगा, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 1 36, 36 4 40 बटा में 6, ये काटेगा तो 2/3, यानी कि 6.2/3 यानी कि 6.67%। क्या मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आपको आता है समझ में कि 6.2/3 जो होता है ये बराबर होता है 6 + 2/3 का। देखिए मैं बार बार आपके सामने रटते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, है ना। चलिए मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा पानी देख रहे थे भाई, पानी भी नहीं है, आगे बढ़ो। ये भाई तृतीय अनुपाती वाला क्वेश्चन आता है, बहुत आता है तृतीय अनुपाती। मैं बताता हूँ कि मध्य अनुपाती जब होता है √a निकाल लेते हैं, और तृतीय अनुपाती जब निकालते हैं तो b² निकालते हैं। चतुर्थ अनुपाती का होता है bc/a होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो तृतीय अनुपाती का होता है b² होता है, b² का मतलब 45 × 45 कर लीजिएगा, और a का मतलब है 25, 5 25, 5 9 45, 5 25, 5 9 45, यानी कि ये आ जाएगा 81। 81 मेरा आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है। बोला यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई है तो शंकु के आयतन ज्ञात करें। देखिए जी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रटवाया है, ठीक है ना, कि शंकु का, ध्यान सुनिएगा, अगर ये कोई शंकु है, ठीक, इसके बारे में पूरी बात मैं बता दिया हूँ कि शंकु का जो वॉल्यूम होता है ये 1/3 पाई r स्क्वायर होता है पहली बार। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हम बताया है कि पाई r l होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हम बताया है कि पाई r × r + l होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताया है कि इसका ये देखिए आधार का एरिया, शंकु के आधार का हम एरिया बताया है कि पाई r² होता है। क्यों? क्योंकि एक वृत्त होता है। तो आधार की हम परिधि भी बताए थे कि आधार की जो परिधि होता है, सर्कमफेरेंस होता है, वो 2 पाई r होता है। क्या ये बात हम आपको समझाते कि नहीं समझाते हैं? बहुत बार समझाते हैं, बहुत बार चिल्लाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें पता है बोला कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई है, तो आधार की परिधि का मतलब है तो सर 2 पाई r का वैल्यू 42 दे दिया था। हम कह सकते हैं मतलब 42 पाई दे दिया था, तो पाई से पाई काट लीजिए सर, और 2 से काटिएगा तो 21 वर्ग में, यानी कि सर r का मान जो आ गया मेरा 21 आ गया, ठीक है। अब आगे बात समझिएगा। बोला है कि तो शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब 1/3 × 22/7 × r का मान है 21 × 21 × h का मान है 24, तो 24 भर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 17 के 21 से 21 से कट गया। अब 24 × 21 × 22 करना है, 21 × 22 × 24 करना है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट लगा डिजिटल सम से यूज करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। तो ये देखिएगा 4 × 8 और ये 8, लास्ट में 8 आएगा, तो लास्ट में 8 एक ही है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इन सभी चीज़ों का यूज करना पड़ता है कई दफ़ा आपको। मैं आगे बढ़ूँ, या फिर आपको गुना करिएगा, गुना करने आता ही है कि सर देखिए गुना कैसे करेंगे हम, एक बार में गुना करना सीखिए प्लीज, है ना। मैं बार बार समझाता हूँ कि ये कितना दिया, 21 × 22 × 24, ठीक है। ये गुना कैसे करेंगे आप, देखिए कैसे करेंगे, 21 है गुना 22 है और गुना 24 है, देखिए कैसे गुना करेंगे। हम सीधे पूरा 24 उठा देंगे भाई, पूरा 24 उठा देंगे, पूरा 24 उठा देंगे। 24 × 48 के 8 हासिल 4, 24 × 48, 48 और 4 52। अब इसको 21 से गुना करना है। अब हम 21 से गुना कर देंगे सीधे, 21 × 8, क्या ये बात समझ में? 21 × 8 168 होता है, तो 168 के 8 हासिल 16, बात समझिएगा, ठीक है। अब 21 × 42, 42 और 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 42 और 16 कर सॉरी 42 और 16 जोड़ेंगे तो 58 के 8 होता है हासिल 5। अब हो जाएगा 21 × 5 105, सॉरी 21 × 5 105, 105 और 5 110, यानी कि 110। देखिए आप 110 88 मेरा आंसर यहाँ पे रखा हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये बातें मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि आपको 30 तक टेबल याद होना चाहिए। भाई हमें 30 तक टेबल याद है, आप कर लीजिए। कम से कम आपको 1 से 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर, क्यूब और इन सभी चीज़ों को डेटा याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। बाकी मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपके जुबान पर होनी चाहिए अगर मेरे क्लास में है तो, ठीक। मैं आगे बोलूँ, क्वेश्चन 12 के बाद 13 पे आते हैं। 13 नंबर देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है। बहुत सारा बच्चा हड़बड़ा के पढ़ के और है 6 पर है कि वो अपने से मान लेगा कि 6 से विभाजित है और मार के निकल जाएगा, तो आंसर गलत आ जाता है। तो नहीं है, आपको देखना है। और 6 का विभाषा का नियम बता चुके हैं कि 6 का विभाषा का नियम हम क्या देखते हैं कि 2 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 का विभाषा का नियम क्या बताएं कि लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है।
लेकिन 3 का विभाजता का नियम बताते हैं कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से नहीं कटेगी तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बाकी मैं विभाजता का नियम का पूरा वीडियो मैं आज ही डाला हूं, ठीक है, आपको सुबह में। इस बात को ध्यान रखना है, आज मतलब कि कल सॉरी आप छोड़िए, आप बस इतना जानिए कि आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में विभाजता का नियम वीडियो डाल दिया गया यूट्यूब पर, तो आप जा करके मेरा विभाजता का नियम पूरा देख लीजिए। पूरा अगर देख लेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ जो भी बातें हैं इधर आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ठीक है क्या यहाँ पे, और कॉपी नोट डाउन करके रखिएगा मेरा अलग, ठीक है। मैं सब चीज पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ से हमको पता है कि सर ये 3 का विभाजता का नियम हमें ये ध्यान में रखना होता है। प्लीज अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो बोला है कि योग दिखना है सर 9 है सर, 3 के पारा में आता है तो कट जाता है सर, 7 9 आ रहा है 3 के पारा में आता है तो कट जाता है सर, ये भी आ जाता है 2 और 1 3, ये भी आ जाता है, यानी कि सर ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। जो 3 के पारा में जोड़ने पाया उसको काट देना है। देखिए 3 सर 3 के पारा में आता है कट गया सर, 2 और 1 3 3 के पारा में आता है कट गया सर, 7 9 3 के पारा में आता है कट गया सर, 9 भी आता है ये भी कट गया। लीजिए अब यहाँ पे सर 8 1 9 कट गया सर, 9 का 9 कट गया सर, 7 4 11 और 1 12, ये भी 3 के पारा में आता है सर, ये भी कट गया। अर्थात ये तीनों जब कट गया तो एक जरूर ऑप्शन ये होगा जो नहीं कटेगा। कभी भी ऑप्शन 3 ही चेक किया जाता है, जब 3 चेक हो गया तो चौथा ऑलरेडी हो जाता है। आप चेक करके देख लीजिएगा, वही आंसर होगा। मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत तो नहीं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है क्वेश्चन। ये कहना चाहता है कि एक आदमी 225 रुपए में एक खिलौना कार खरीदता है और उसे 210 रुपए में बेचता है। 225 रुपए में खरीदा और 210 रुपए में बेचा और हमें लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया भाई? 15 का लॉस हुआ। और कितना पे? 225 पे, ठीक है। तो आपको कितना का लॉस प्रतिशत हुआ ये बताइए। बोला है तो उसका हानि प्रतिशत कितना का हुआ ये बात बताइए, ठीक है। ये तो काफी बड़ा है भाई, ये तो काफी बड़ा है, तो ऐसे ही कट जाता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो हमारा जो आंसर आ जाएगा गुना 100 कर लेते हैं। अब देखिए 25 का टेबल याद है कि 25 नामा होता है 225, ये 25 चौका हो जाता है सर, 15 चौका 60 हो गया और 60 बटा 9 करिएगा तो सर 9 छके 54 होता है, 6 दशमलव समथिंग से ऊपर मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 छके 54, 54 4 बटा 9 जो भी होता है मेरा आंसर, ये 6.67 आ गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना का प्रॉफिट है देखिए, हमें पता है कि सर 225 का सामान है और हम 210 में बेच दिए हैं, तो सर हमको 15 का लॉस हो गया। और कितना से खरीदे थे? तो एक आदमी 225 में खिलौना खरीदा था, ये सीपी हो गया। मैं ये बात बता चुका हूँ पहले से कि जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये सीपी पर होता है, और जब डिस्काउंट होता है तो ये एमपी पर होता है, ठीक है। डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला बता चुके हैं कि डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100 होता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100 होता है, ठीक है। और लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस बटा सीपी गुने 100 होता है, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ कि एमपी बाई सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस, ठीक है। अब बटा ये 100 माइनस डी, कोई दिक्कत है जी? ये डी से डिस्काउंट, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इन सभी बातों पे, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ से हमको पता है कि सर सीपी प्लस प्रॉफिट करिएगा तो ये एसपी आ जाता है, और सीपी में से सॉरी सीपी प्लस लॉस करिएगा, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, तो है दोनों में तो सीपी ही आता है जी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सीपी में अगर कुछ खरीदे हैं उसमें कुछ कमा लिए तो वो आ जाएगा एसपी, ठीक है। अगर आप सीपी में कुछ लॉस कर लिए तो भी आपका एसपी आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। मैं आगे बढ़ूँ प्लीज? हाँ चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ूंगा तो ये बातें आ जाएंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 15 की सबसे छोटी वर्गाकार फर्श जिसे 8 गुने 6 आकार के टाइल्सों से पूरी तरह से पक्का किया जा सकता है बिना किसी टाइल्स को तोड़े, इसके लिए इन टाइल्सों की आवश्यकता होगी, ये बात बताइए। देखिए जी संख्या, ये कभी भी याद रखिएगा कि जब भी इन टाइल्सों की आवश्यकता है इनकी संख्या निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बात समझिएगा। अब बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। अब देखिए जब भी टाइल्सों वाली क्वेश्चन है, जब भी टाइल्स वाला क्वेश्चन है कि अगर टाइल्स आपको बैठाना उठाना होता है तो वो क्या होता है, आयताकार कुछ दिया रहता है, 2 लेंथ दिया रहता है, लेंथ और ब्रेथ। ये लेंथ आपका 8 दिया है और ब्रेथ आपका 6 दिया, तो पूरा एरिया यही हो जाएगा 8 गुने 6। अब क्या करते हैं, ये लेंथ ब्रेथ का एचसीएफ निकालते हैं, वही एक एक वर्गाकार टाइल्स होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 8 गुने 6 आकार के टाइल्स से पूरी तरह से पक्का किया जा सकता है बिना किसी टाइल्सों को तोड़ने के लिए कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी? क्या
छोटे छोटे वर्गाकार टाइल्सों को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका एचसीएफ निकालेंगे 8 और 6 का, तो हम एचसीएफ निकालने का तरीका भी बता चुके हैं कि इनका अंतर 2 है, ठीक है, 2 है। अगर 2 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो एचसीएफ मेरा 2 होगा। सर 2 होगा, अब वर्गाकार है तो 2 गुने 2 होगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि सर टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगा 12। तो सर टाइल्सों की संख्या यहाँ पे 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी संख्या निकालना होगा तो छोटा वाला वॉल्यूम या फिर एरिया, बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ों में निकल जाएगा। फिर आगे बोला कि एक त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, 9, 24 और 1 इकाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बस इतना ध्यान रखिए, कभी भी कोई त्रिभुज का साइड्स जो होता है, कोई भी त्रिभुज का जो साइड होता है वो 2 साइड्स का योग से, बात समझिएगा, 2 साइड के योग से तीसरा साइड जो होगा वो छोटा होगा, याद रखिएगा। मैं पहले एक बात बता देता हूँ, छोटा और बड़ा का कंसेप्ट देखिए। छोटा और बड़ा का कंसेप्ट देखिए, इधर ये बड़ा होगा, इधर ये बड़ा होता है, ठीक है, और ये इधर छोटा होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब छोटा क्या है, देखिए बड़ा मुंह है, बड़ा मुंह तो ज्यादा खाएगा तो बड़ा, ये छोटा मुंह है, बंद कर लिया तो नहीं खाएगा तो छोटा हो जाएगा, बस समझिएगा, ये कंसेप्ट है आपका। लेकिन मेरा कहना है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, 9, 24 और 1, ठीक है। तो हम क्या बोले कि 2 भुजाओं का योग, ध्यान सुनिएगा, अगर हम 2 भुजाओं का योग करेंगे, 2 भुजाओं का योग से जो तीसरा भुजा होता है वो क्या होता है कि ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, तीसरा भुजा, ठीक। और ये क्या होता है, ये तीसरा भुजा जो होता है 2 भुजाओं को योग से अंतर a माइनस बी कर लेते हैं, इससे ये बड़ा होता है। मतलब अगर आप घटाएंगे, अंतर करेंगे तो इससे ये बड़ा होगा तीसरी भुजा, अगर आप योग करेंगे तो इससे ये छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है कि एक बार योग एक बार जोड़ करके कर लेना है। तो सर 24 और 9 करेंगे तो 33 हो जाएगा। सर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे सर 33 हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ पे 33 से छोटा होना चाहिए इसका मान, ठीक। अगर अंतर करेंगे सर 24 और 9 का, सर 15 आ जाएगा, यानी कि सर 15 से 12 होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 15 से छोटा, ये तो बड़ा बराबर वाला होता नहीं है केस, ये बात हटा दीजिए, ठीक है। 33 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या बोला, इसका मान 15 से बड़ा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 15 से बड़ा बोल रहा है, नहीं ना, ये भी गलत हो गया। ये देखिए 15 से बड़ा और 33 से छोटा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपसे पूछ सकता है कि इसका मान कितना पॉसिबल है, ये कई बार पूछा हुआ है, तो कितना पॉसिबल है सर, 16 से ले 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब देखिए जी कितना पॉसिबल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। प्लीज इस बात को आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है, ये समझ रहे हो। तो 17 मान पॉसिबल थे इसका ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कितना मान पॉसिबल है या इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन दिया रहता है जो कि इनके अंतर योग से और ज्यादा या कम में से एक नहीं होता। चलो हो गया आगे, चलूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्लीज मैं बता देता हूँ कि देखिए कुछ दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आपका रिस्पांस कैसा है क्या नहीं है। हाँ कमेंट भी कुछ बच्चे ही कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं तो ऊर्जा के लिए आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, रेगुलर रूप से कि सर क्या है क्या नहीं है, कंटेंट में कहाँ पे बढ़ोतरी किया जाए, कहाँ पे कटौती किया जाए, जो भी बात है आपको वो मतलब अपना मत रखना है कि सर इस तरीके से, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए और लोगों तक इस चैनल को बढ़ाइए, ग्रोथ करवाइए। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ लिए हो गया, और मुझे भी चाहिए मोटिवेशन, मैं भी देखता हूँ कि हाँ कितने लोगों ने देखा, कितना मेरा सब्सक्राइबर भागा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, मतलब फीलिंग्स नहीं है कि हाँ हमारा सब्सक्राइबर भागे। प्लीज़ ठीक है, मैं इस बात में काम करता हूँ कि मेरा जो जितना काम है उतना करना चाहिए, मैं फोकस्ड हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट फिर भी मुझे मोटिवेशन चाहिए। आप इस वीडियो को जितना लोगों तक हो सके शेयर करवाइए, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट लाइक एकदम करते रहिए, आप बात समझिए, बहुत ज़्यादा करिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो आपके अंडर में एक है, मतलब बहुत सारे लोगों से करवाइए, ठीक। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपना जो है चैनल अभी तक 700 के पास पहुँचने वाला है, तो हम लोग तुरंत 1K के पास पहुँचेंगे, 1000 के पास। हम देखते हैं कि कब तक आप लोगों के सपोर्ट से हम 1000 तक पहुँचते हैं। मैं आप लोगों पे छोड़ दिया, जब हम 1000 पे पहुँच जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम 1000 पे पहुँच जाएंगे कुछ ना कुछ मैं आपको नया दूंगा, एकदम नया दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा दूंगा कि कोई नहीं दिया है, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ठीक। अब मुझे सर ऐसा क्या दे देंगे आप, मैं दूंगा, मुझे पता है, ठीक। चलिए, बोला है कि भूषण की मासिक आय
45,000 रुपए है और उसका मासिक व्यय 33,000 रुपए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग अपने अपने तरीकों से बनाते हैं, तो मैं अपना तरीका से बनाता हूँ। देखिए आय, हमेशा ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिखिएगा, आय, व्यय और बचत, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा चेंज, यहाँ पे लिखिएगा चेंज वैल्यू, बस चेंज का मतलब चेंज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए बोला कि एक भूषण की मासिक है 45,000, ये सब 45,000 रुपये पहले कमाता था, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि और उसका मासिक व्यय 33,000 है। सर ये खर्चा कर देता था 33,000 रुपये, ठीक है। हमें पता है कि सर आय बराबर होता है व्यय यानी कि खर्च और प्लस बचत, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें पता है कि सर आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अब हम क्या करेंगे, सर 45 में से 33 घटाएंगे, सर ये हो जाएगा 12, यानी कि 12,000 रुपये ये क्या करता था, बचत करता था। अब आगे बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाए, तो 22% बढ़ जाए तो देखिए यहाँ पे 45,000 का अगर 22% बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना, बात समझिएगा, यही बस चेंज वैल्यू है। चेंज हो कितना रहा, 22, तो 22% निकालिएगा तो डबल जीरो कट जाएगा, 22 पचे 110 के जीरो हासिल 11 और 22 88 88 89 यानी कि 99, यानी कि ये हो जाएगा 9900। बात समझिएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा 9900 ये चेंज वैल्यू है। बात समझिएगा, ये 9900 चेंज वैल्यू है, कितना बढ़ गया। मैं आगे बढ़ू, ये कैसे आ रहा है बात समझ में आ रहा है। 45 गुने में 22 कर दिया, 9900 आ गया है भाई, ठीक है। 22 का टेबल आपको नहीं याद है, मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि 22 पचे 110 होता है, सीधे हम 0 लिख दिए और हासिल 11 ले लिए। फिर हमें पता है कि 22 चौका 88 होता है, 88 में 11 जोड़ दिया तो 99 आ गया है, और ये 0 था तो 1 0 चिपका दिया। 1 0 कहाँ से आ गया था भाई, अच्छा 1 0 पहले से था, कोई बात नहीं। मैं आगे चलूँ, आगे चलता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ प्लीज, ये मैं मिटाता हूँ। जब हम आगे चलेंगे देखिएगा यहाँ पे, तो बोला है कि जबकि मासिक व्यय 11% बढ़ जाती है, यानी कि व्यय बढ़ जाता है 11%। बात समझिएगा वाला, व्यय बढ़ जाता है 11%, तो 33,000 का जब आप 11% निकालिएगा तो ये प्रतिशत से डबल जीरो कट जाता है। ये 11 से काटेगा तो 33 के 3 हासिल 3, 33 3 36 और ये 0 का 0, यानी कि 3630 आ जाएगा। बात समझिएगा वाला, ये कितना जाएगा 3630। अब ये क्या आ गया 3630, मैं मिटा देता हूँ 3630। और आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि सर ये चेंज वैल्यू है, ये सिर्फ चेंज वैल्यू है सर। ओ सॉरी, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, हाँ ठीक है। अब बात सुनिएगा मेरा, हमको पता है कि सर जब ये केवल चेंज वैल्यू है, और देखिए ये 9900 रुपये बढ़ा था और 3630 रुपये आपका खर्च बढ़ रहा था, नया वाला, ठीक है, खर्च बढ़ा था, तो बचत कितना बढ़ा था, इसमें से घटाइए, ये आ जाएगा 70, तो हो जाएगा 3700, 37 2 3900, 39 और 5, ठीक है, 39 और 5 नहीं 6, ठीक है 6, ये पे आ जाएगा 6, यानी कि 6270 रुपया आपका बढ़ गया था क्या, बचत। और आपसे पूछा है कि अब टोटल बचत कितना होता है, बात समझिए क्या बोला है, तो मासिक नई बचत क्या है, मतलब कि नया बचत कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा नया बचत। आपसे पूछेगा कि नया खर्च क्या है, तो नया खर्च ये हो जाएगा, नया आय क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नया आय आ जाएगा। कोई दिक्कत है, लेकिन आपसे पूछा ये वाला तो ये वाला बता दीजिए, ये दोनों आप अपने घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमें पता है, वैसे अभी भी घर है, कोई विदेश में नहीं बना रहा है, मतलब क्लास खत्म होने के बाद बना लीजिएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है आपको, हाँ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि घर में चलिए, तो 70 है लास्ट में 70 एक ही ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे चलूं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिएगा ध्यान से, बोला है कि एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3 2 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से 300 अधिक है तो ए को बी से कितना अधिक मिले। देखिए ए है, बी है और सी है, ये 3:2:5 के रेशियो में अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से अधिक है, देखिए सी का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और यही 3 का वैल्यू ये कितना दे दिया था 300, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो आपसे पूछा है कि ए का बी से कितना अधिक है, तो ए का बी से कितना अधिक है, एक ही अधिक है, और एक का वैल्यू हमें पता है कि 100 है, अर्थात 100 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 20 नहीं 19। अब बोल रहे हैं यहाँ पे एक है, ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, हम आपको सिंप्लीफिकेशन बता चुके हैं कि बोर्ड मास कई बार बताया, रोज चिल्ला के बता रहा है। अगर आप 21वां मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर 20 तक देख के आए, बस समझिएगा, और मुझे आप पे ट्रस्ट है। जब आप 20 तक देख करके आए हैं तो बोर्ड मास का रूल आपको पता है, मैं सीधे सिंप्लीफाई करने चलता हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिएगा हमें पता है कि ये 1/1 कर लेंगे, ठीक है, प्लस ये 5/6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7/8, प्लस ये आ जाएगा 11/12, ठीक, ये बात को समझिएगा। अब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 और -5/8,
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12, 8 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 दूना 6, ठीक है, और 2 चौका 8, ठीक है, और ये चरती 12, 12 दूना 24, यानी टोटल एलसीएम आ जाएगा 24। ये आ जाएगा 24, 6 चौका 24 देखिएगा तो 5 चौका 20, और 18 की 24, 17 की 21, और 12 दूना 24, 11 दूना 22। यहाँ तक हो गया आपको। अब यहाँ तक होने के बाद आपको पता चल रहा है डिवाइड बाई, ये देखिएगा तो ये आ जाएगा एलसीएम 8, ठीक है, ये 4 दूना 8 यानी 3 दूना 6, ये 8 एकम 8 यानी कि 5 एकम 5, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है, 8 हो गया। अब 4, 1 5, 5 2 7, ये 7, ठीक है, अब बटा 24, ये पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा, ठीक है, 18 की 24 यानी कि 27/3, 87/3, 8 7 15, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 और 3 9 27 यानी कि 29 मेरा आंसर है, 29 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, थोड़ा सा नीचे से जा रहा था, ऐसा मत मान लीजिएगा 39, वरना पीट के सिर फोड़ देंगे प्लीज, ठीक है। हाँ फोड़ देंगे कपार हम, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ, चलिए आगे है अली, अली को AL से लिख देते, ठीक है, अली। अवतार AB से अवतार लिख देते, ठीक है। देखिए बोला है कि अली, अवतार सिंह और अशोक को AS से अशोक लिखते, सब AS लिख देते। एग्जामिनर भी तेज हो गया, बोला कि एक साथ काम करते हुए 8 दिनों में काम कर सकता है, ये सब 8 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। काम पूरा कर सकते हैं अली अकेले 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, अली अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है। आगे बोल रहा है और अवतार सिंह इसे 24 दिनों में, काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। अशोक उसे कितने दिनों में काम को अकेला करेगा, देखिए अशोक कितना दिनों में करेगा, ये बात पूछा आपसे, कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर पहले इसका तो निकाल लें, इसका जब टोटल वर्क निकालेंगे हम 24, 20 और 8 का, तो ये आ जाता है 120 एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम 120 आ जाएगा, ये बात हम पीछे वीडियो में बताया है कि क्या करते क्या जाता नहीं, 120 में जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 × 120 हो जाएगा, 20 × 120 हो जाएगा, 24 × 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब आपको पता है कि सर ये तीनों मिलाकर के, इन तीनों का मिलाकर के इफिशिएंसी 15 है, ठीक है। इनका इफिशिएंसी 6 है, इनका इफिशिएंसी 5 है, तो ए अली ये किसका एस का मतलब क्या होता है, अशोक सिंह का कितना इफिशिएंसी होगा, ठीक है। अब देखिए यार, नहीं अशोक सिंह नहीं, अशोक अलग है, ठीक है, अवतार सिंह। अब ध्यान सुनिएगा, हमको पता है कि सर तीनों को मिलाकर के 15 है, सर 2 को मिलाकर के 6 5 11 हो गया, यानी कि अवतार सिंह का अकेले 4 हो जाएगा इफिशिएंसी, कोई दिक्कत है। इफिशिएंसी अवतार सिंह का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अली का 6 था, अवतार सिंह का 7 था, तो ये जो भी है अशोक का हो जाएगा 4। अब हमें पता है कि 120 काम करना है, 4 का एफिशिएंसी करना है, तो कितना बने 12 यानी कि 30 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में, 30 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ठीक। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अली, ध्यान सुनिएगा, अली और अवतार सिंह मिलकर के कितना दिनों में काम करेगा, तो ये बात को बता दीजिएगा इन दोनों के एफिशिएंसी से भाग करके। अगर इन दोनों का पूछे तो भी आप बता सकते हैं, अगर इन दोनों का पूछे तो भी बता सकते हैं, या इनका पूछे तो भी बता सकते हैं। इस बात को समझिए, घुमा फिरा के बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपको सिंपली जानकारी रखनी होते हैं कि अलग अलग इफिशिएंसी आपको निकालने आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिए आपसे, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे आ जाता है बस थैंक यू इसके लिए, क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं भाई। तो मेरे पे जब आप विश्वास कर लिए तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपका 20 में 20 आएगा। आज ही एक बच्चा भेजे थे हमारे पास कि सर मेरा ना SSC ये दिल्ली पुलिस में, ठीक है ना, कि दिल्ली पुलिस में ध्यान सुनिएगा, दिल्ली पुलिस में 20 में 20 सर स्कोर किए मैथ में, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, 20 में 20 स्कोर, 25 में 25 स्कोर करते हैं, है ना। रेलवे में 30 में 30, जो भी 30 NTPC में होता है, इस तरीके से 100% स्कोर किया जा सकता है। बहुत आसान सी बात है, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।